एक मशहूर कहावत है, हमने औजार बनाए और फिर औजारों ने हमें बनाया। आज हम विज्ञान और ज्ञान की दुनिया में एक ऐसी औजार की पड़ताल करेंगे जो हमारे भविष्य को गढ़ने की ताकत रखता है। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास द हिंदू में प्रकाशित एक बहुत ही दिलचस्प लेख है। ये अकादमिक पीयर रिव्यू मतलब वैज्ञानिक शोध को परखने की जो प्रक्रिया है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की भूमिका पर सवाल उठाता है। और ये टॉपिक खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक और यहाँ तक कि निबंध के लिए भी ये सीधे सीधे काम का है। तो आज हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि ये समझना है कि क्या एआई अकादमिक दुनिया में एक मददगार साथी है या फिर एक नया संकट। हम इसके फायदे, नुकसान और आगे की राह तीनों पर गहराई से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें एआई की जरूरत ही क्यों पड़ी, मतलब प्रॉब्लम क्या है। लेख में प्रोफेसर श्रुति कुमार का एक उदाहरण है। उन्हें रिसर्च पेपर्स को रिव्यू करने के लिए इतने अनुरोध आते हैं, इतने ज्यादा कि उन्हें मजबूरन खुद को अपनी विशेषज्ञता के एक बहुत ही छोटे से दायरे तक सीमित करना पड़ा। और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, है ना? ये एक बहुत बड़ी एक सिस्टमैटिक समस्या की तरफ इशारा है। बिल्कुल, ये समस्या की जड़ है और आंकड़े वो तो वाकई चौंकाने वाले हैं। लेख बताता है कि 2020 में दुनिया भर के पीयर रिव्यूअर्स ने इस काम में करीब 13 करोड़ घंटे खर्च किए। 130 मिलियन घंटे? हाँ, और अगर आप इसे सालों में बदलें तो ये करीब 15,000 साल बनते हैं। 15,000 साल? एक ही साल में। एक ही साल में 15,000 साल का इंसानी समय। ये तो मतलब अविश्वसनीय है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपने सबसे प्रतिभाशाली दिमागों का कीमती समय नई खोजों के बजाय एक तरह की, क्या कहते हैं, गेट कीपिंग में लगा रहे हैं। तो विज्ञान की प्रगति पर एक अदृश्य ब्रेक लगाने जैसा है। और जैसे जैसे दुनिया भर में रिसर्च जर्नल्स बढ़ रहे हैं, योग्य समीक्षकों का पूल उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। तो सिस्टम पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हाँ, और यहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के गौतम देसीराजू की बात बहुत अहम हो जाती है, जिनका लेख में जिक्र है। उनका कहना है कि हमारी पीयर रिव्यू प्रणाली एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। ठीक है, तो समस्या साफ है, सिस्टम ओवरलोड है। अब सवाल यह है कि एआई इस समीकरण में कहाँ फिट बैठता है। क्या ये इंसानी समीक्षकों की जगह लेने वाला है? मुझे लगता है सबसे बड़ा डर यही है। और शायद सबसे बड़ी गलतफहमी भी यही है। विशेषज्ञ इस बात पर एक मत है कि एआई इंसानी समीक्षकों की जगह नहीं ले सकता। यहाँ सिद्धांत है बदलाव नहीं, बस सहयोग, मतलब ऑगमेंटेशन नॉट रिप्लेसमेंट। ऑगमेंटेशन नॉट रिप्लेसमेंट। जी, एआई को एक बॉस की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही काबिल पर्सनल असिस्टेंट की तरह देखना चाहिए। एक सुपर असिस्टेंट, ये दिलचस्प है। तो ये असिस्टेंट कौन कौन से काम कर सकता है? कई सारे रूटीन लेकिन बहुत जरूरी काम। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा काम है प्री स्क्रीनिंग। प्री स्क्रीनिंग? हाँ, एआई हजारों रिसर्च पेपर्स का शुरुआती मूल्यांकन करके उन पेपर्स को फिल्टर कर सकता है जो बुनियादी मानकों पर भी खरे नहीं उतरते। इससे ये तय होता है कि इंसानी समीक्षकों तक सिर्फ अच्छी क्वालिटी वाले पत्र ही पहुंचे। मतलब प्रोफेसर श्रुति कुमार के मामले में अगर उन्हें 50 अनुरोध आते तो एआई शायद उनमें से 40 को पहले ही हटा देता, क्योंकि उनमें कोई बेसिक कमी थी। बिल्कुल, उनका हफ्तों का काम बच जाता। दूसरा काम है सटीक मिलान। एआई अपने एल्गोरिदम से ये पता लगा सकता है कि कौन सा रिसर्च पेपर किस विशेषज्ञ के लिए सबसे ज्यादा सही है, उनके पिछले काम और विशेषज्ञता के आधार पर। हाँ, तो सही काम सही इंसान तक पहुंचता है। लेकिन साहित्यिक चोरी मतलब प्लेजरिज्म की जांच के लिए तो हमारे पास पहले से ही सॉफ्टवेयर हैं, टर्निटिन जैसे। एआई इसमें नया क्या कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ एक तेज घोड़ा नहीं, ये एक नई तरह की गाड़ी है। पुराने सॉफ्टवेयर सिर्फ टेक्स्ट का मिलान करते थे, एआई उससे कहीं आगे जाता है। अच्छा। वो टेक्स्ट के अलावा तस्वीरों में हेरफेर और डेटा में गड़बड़ी के पैटर्न को भी पहचान सकता है। तस्वीरों में हेरफेर, वो कैसे काम करता है? सोचिए, किसी ने एक माइक्रोस्कोप की इमेज में कुछ हिस्सों को कॉपी पेस्ट करके नतीजों को बेहतर दिखाने की कोशिश की। एआई पिक्सल के उन पैटर्न्स को पकड़ सकता है जो इंसानी आंख से छूट जाते हैं। अच्छा। या फिर डेटा की बात करें, मान लीजिए किसी स्टडी में सारे डेटा पॉइंट्स एकदम सीधी लाइन में एकदम परफेक्ट दिखते हैं। असल दुनिया में ऐसा लगभग कभी नहीं होता। एआई इस तरह की असंभव परफेक्शन को तुरंत पकड़ सकता है।
ये तो जासूसी करने जैसा है। यानी ये सिर्फ नकल नहीं बल्कि डेटा फ्रॉड को भी पकड़ सकता है। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। और एक और काम है पूर्वाग्रह की पहचान। एआई किसी लेख में पक्षपातपूर्ण भाषा को भी चिन्हित कर सकता है। तो कुल मिलाकर एआई रूटीन काम निपटाता है ताकि इंसान उस काम पर ध्यान दे सकें जो असल में मायने रखता है। ठीक है, तो एआई रूटीन काम में बहुत अच्छा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर एआई इतना कुछ कर सकता है तो फिर एक अनुभवी समीक्षक की असल कीमत क्या रह जाती है? वो कौन सी चीज है जो मशीन कभी नहीं कर पाएगी? और अब हम इस चर्चा के दिल में पहुंच रहे हैं। एआई की सीमाएं वहीं से शुरू होती हैं जहां सच्ची मानवीय बुद्धि का काम शुरू होता है। पहला और सबसे जरूरी क्षेत्र है वैचारिक नवीनता का मूल्यांकन। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, एआई ये बता सकता है कि कोई आइडिया पहले कहीं छपा है या नहीं, लेकिन वो ये नहीं समझ सकता कि उस आइडिया में कितनी मौलिकता है, कितना दम है। मतलब क्या वो आइडिया विज्ञान की दिशा बदल सकता है? बिल्कुल। ये सूक्ष्म परख अनुभव और गहरी समझ से आती है, डेटाबेस खंगालने से नहीं। एआई आपको क्या बता सकता है, लेकिन वो क्यों ये महत्वपूर्ण है नहीं बता सकता। और दूसरा पॉइंट? दूसरा है रचनात्मक प्रतिक्रिया। एक अच्छा समीक्षक सिर्फ गलतियां नहीं निकालता, वो लेखक को ये भी बताता है कि इस रिसर्च को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अच्छा, मतलब सुझाव देता है। हाँ, कौन से नए प्रयोग किए जा सकते हैं। ये जो निर्माणात्मक प्रतिक्रिया है जो विज्ञान को आगे बढ़ाती है, वो एक रचनात्मक प्रक्रिया है। एआई आलोचना कर सकता है पर रचनात्मक सलाह नहीं दे सकता। और लेख में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया का जिक्र है, उत्पादक घर्षण या जेनरेटिव फ्रिक्शन। ये क्या है? ये इस पूरी बहस का सार है। उत्पादक घर्षण का मतलब है किसी मुश्किल समस्या के साथ गहराई से जूझना, संघर्ष करना। इसी संघर्ष और दिमागी कसरत से नई अंतर्दृष्टि और वो आहा वाले पल पैदा होते हैं। आहा मोमेंट्स। जी, सच्ची खोज इसी प्रक्रिया से होती है। एआई हमें तुरंत जवाब देकर, शॉर्टकट देकर हमें इसी बौद्धिक संघर्ष से दूर कर सकता है। ये एक बहुत गहरी बात है। ये ज्ञान की खाली कैलोरी जैसा है। आपको जवाब तो मिल गया, लेकिन उस बौद्धिक संघर्ष से मिलने वाला पोषण गायब हो गया जो असल समझ के लिए जरूरी है। आपने एकदम सही एनालॉजी दी है। ये तो ऐसा है जैसे आप जिम जाए बिना मसल्स बनाने की उम्मीद कर रहे हो। बिल्कुल। सच्ची रचनात्मकता अक्सर बुनियादी धारणाओं पर ही सवाल उठाने से आती है। न्यूटन ने ये नहीं पूछा कि सेब नीचे क्यों गिरता है, बल्कि ये पूछा कि वो हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर या साइड में क्यों नहीं। एआई अपनी ट्रेनिंग डेटा की सीमाओं में काम करता है। वो उस दायरे से बाहर जाकर ऐसी मौलिक मान्यताओं पर सवाल नहीं उठा सकता। ये क्षेत्र, जैसा कि लेख कहता है, स्पष्ट रूप से मानवीय क्षेत्र बना हुआ है। तो ये शॉर्टकट सिर्फ हमें बौद्धिक रूप से कमजोर ही नहीं बनाता, बल्कि ये खतरनाक भी हो सकता है ना? अगर हम एआई पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गए तो इसके असली खतरे क्या हैं? हाँ, और इन जोखिमों को समझना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे बड़ा जोखिम है गलतियों का प्रसार, मतलब एम्प्लीफिकेशन ऑफ एरर। गलतियों का प्रसार? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एआई ने किसी रिसर्च पेपर का सारांश तैयार किया और उसमें एक छोटी सी तथ्यात्मक गलती कर दी। अब भविष्य के लेखक उस सारांश को सही मानकर अपने काम में कोट करेंगे और देखते ही देखते वो एक गलत जानकारी अकादमिक साहित्य का हिस्सा बन जाएगी, एक स्थायी हिस्सा, और उसे निकालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यानी एक छोटी सी गलती जंगल की आग की तरफ फैल सकती है और एआई उस आग को और हवा दे सकता है। ये डरावना है। एक रिसर्चर के तौर पर हम उद्धरणों को, मतलब साइटेशंस को, भरोसे की नींव मानते हैं, और अगर वो नींव ही खोखली हो जाए तो पूरा ज्ञान का ढांचा ही ढह सकता है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा खतरा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स का अविश्वसनीय होना। अच्छा, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां एलएलएम्स ने ऐसे संदर्भ बना दिए जो सुनने में तो बिल्कुल असली लगते हैं, पर असल में वे मौजूद ही नहीं है। मतलब मनगढ़ंत। इसे लेख में भ्रामक सबूतों की श्रृंखला कहा गया है। यह अकादमिक ईमानदारी पर सीधा हमला है। तो एआई पूरे आत्मविश्वास से झूठ बोल सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो झूठ बहुत विश्वसनीय लगेगा। इसके अलावा एलएलएम्स की एक और प्रवृत्ति है, वे उन रिसर्च पेपर्स को ज्यादा महत्व देते हैं जो पहले से ही बहुत ज्यादा कोट किए गए हों, भले ही उनमें कुछ खामियां हों। हाँ,
और इसके उलट वे नए और सुधारात्मक शोध को नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक उतने उद्धरण नहीं मिले हैं। इससे विज्ञान में खुद को ठीक करने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। एक तरह का इको चेम्बर बन सकता है। बिल्कुल। तो हमारे पास ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लेकिन त्रुटिपूर्ण औजार है। हम इसका उपयोग बिना खुद को नुकसान पहुंचाए कैसे कर सकते हैं? आगे का रास्ता क्या है? यहाँ एक बहुत ही संतुलित और सतर्क दृष्टिकोण की जरूरत है। हमें तकनीक को अपनाना है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। लेख कुछ बहुत ही व्यवहारिक सुरक्षा उपायों का सुझाव देता है। जैसे कि सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम सत्यापन, सत्यापन और सत्यापन। वेरिफिकेशन। जी। एआई से मिली किसी भी जानकारी को, चाहे वो सारांश हो या उद्धरण, उसे हमेशा ओरिजिनल सोर्स से जांचना अनिवार्य होना चाहिए। एआई को एक शुरुआती बिंदु मानना चाहिए, अंतिम सत्य नहीं। यानी ट्रस्ट बट वेरीफाई का सिद्धांत यहाँ सख्ती से लागू करना होगा। बिल्कुल। दूसरा सुझाव है एक से अधिक मॉडल का उपयोग करना। किसी एक एआई मॉडल पर निर्भर रहने के बजाय कई अलग-अलग मॉडलों के परिणाम की तुलना करने से ज्यादा संतुलित और सटीक तस्वीर मिलती है। ये एआई की दुनिया में ही एक तरह का पीयर रिव्यू करने जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। इससे किसी एक मॉडल के पूर्वाग्रह का असर कम हो जाता है। ये समझदारी भरा कदम लगता है। और तीसरा और सबसे बुनियादी उपाय है विश्वसनीय डेटा स्रोतों का उपयोग। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि एआई को प्रशिक्षित करने वाले डेटा सेट प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटाबेस से लिए गए हों, क्योंकि अगर इनपुट ही गलत होगा तो आउटपुट कभी भी सही नहीं हो सकता। दिन के अंत में सारी जिम्मेदारी फिर से इंसान पर ही आ जाती है। जैसा कि लेख में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, चुनौती केवल तकनीकी प्रगति को अपनाने में नहीं है, बल्कि उस मानवीय भावना को संरक्षित करने में भी है जो सच्चे नवाचार को बढ़ावा देती है। यही इस पूरी बहस का निचोड़ है। तकनीक एक साधन है, साध्य नहीं। अंतिम निर्णय, क्रिटिकल थिंकिंग और नैतिक जिम्मेदारी हमेशा इंसान की ही रहनी चाहिए। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का सार ये है कि पीयर रिव्यू की प्रणाली वाकई भारी दबाव में है और एआई समीक्षकों का बोझ कम करने में एक शक्तिशाली सहायक साबित हो सकता है, खासकर प्री स्क्रीनिंग, डेटा जांच और साहित्यिक चोरी पकड़ने जैसे कामों में। लेकिन ये रचनात्मकता, सूक्ष्म मूल्यांकन और उस महत्वपूर्ण सोच की जगह कभी नहीं ले सकता जो उत्पादक घर्षण से पैदा होती है। गलतियों के फैलने, मनगढ़ंत उद्धरण और पूर्वाग्रह जैसे इसके जोखिम बिल्कुल वास्तविक हैं। तो हमें मजबूत सुरक्षा उपायों और निरंतर मानवीय निगरानी की जरूरत है। बिल्कुल। ये एक ऐसा औजार है जिसे बहुत सावधानी और बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भविष्य को समझने के लिए ये एक बेहद अहम विषय है। हम उम्मीद करते हैं कि इस विश्लेषण से इस मुद्दे की एक गहरी और संतुलित समझ मिली होगी। अगर कोई सवाल या विचार हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस तरह की और भी गहन चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते हम एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। लेख कहता है कि सच्ची रचनात्मकता, जिसमें मौलिक मान्यताओं पर सवाल उठाना शामिल है, स्पष्ट रूप से मानवीय क्षेत्र बना हुआ है। जैसे जैसे एआई हमारे रिसर्च और सीखने की प्रक्रियाओं का हिस्सा बनता जाएगा, हमें उस उत्पादक घर्षण को, उस बौद्धिक संघर्ष को बचाने और उसे बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, जो असल वैज्ञानिक सफलताओं की नींव है। इस पर सोचिएगा जरूर।